आप फैन बंद कर दीजिए, फैन बंद कर दीजिए आप। Good morning everyone. Students, please tell me about the remaining syllabus. हमें रिमेनिंग सिलेबस के बारे में आप लोग बताएं, जो क्या क्या बचा हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री, स्पेशली इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अरे यार क्या कर रही है तुम बार बार, ओरे तक दिक्कत या ओरे तक ही भोग हॉल ऑलरेडी बचा हुआ है। ओके 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 world history's weightage in CDS examination is not enough, बहुत अधिक नहीं है, but 3 to 4 questions can be asked from the world history in CDS papers। जो important topics है मैं syllabus नोट डाउन करवा करके मैं करवा दूंगा। ओके अब कैट बस फर्स्ट हम लोग we are going to ancient the sources of ancient history, then I will start to Muslim invasion and establishment of Muslim rules, Delhi Sultanate and Mughal empires completed, then world history will be start, and Renaissance, Industrial Revolution, First World War, League of Nations, UNO, Second World War, French Revolution, American Revolutions, and Chinese Revolutions. But most important topic of world history, Renaissance, second Industrial Revolution, third First World War, League of Nations and UNO, fourth Second World War is most important topic for CDS। UPSC अपने सिलेबस से अब बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव कर चुका है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशंस is also mentioned in syllabus, but according to previous papers वहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशंस एंड चाइनीज रिवॉल्यूशन से क्वेश्चंस मिनिमम
कभी कभी रेयर केस में पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, बट जो मैंने 5 टॉपिक्स स्टार्टिंग पढ़ाया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी सिलेबस, चाहे सीडीएस का दे आप किसी भी पेपर्स का दे। ओके, बहुत अधिक वेटेज नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करें, आई गोइंग टू स्टार्ट। Okay guys, so yesterday I had started a class in sources of ancient India and completed the archaeological sources, inscriptions, monuments, temple arts, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। आज we are going to start the literary sources. लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़े कुछ। वेदास, वेदास के बारे में पढ़े हो, वेदास, उपनिषद, स्मृति, पुराण, इज आल्सो लिटरेरी सोर्सेज हो चुका है। ओके, तो एंड्स जो हम लोग स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंस लिटरेरी सोर्सेज में बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट कुछ हम लोग देखें। संस्कृत लिटरेचर्स, यही जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्टोरिकल है, सेकुलर्स है, religious text already completed, and start the historical sources, secular literary books, secular literary books, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, जो भी के विष्णुगुप्त, एक पर्सनैलिटी है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक्सप्लेन टू, अर्थशास्त्र डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब्स करता है अर्थशास्त्र, नॉट इकोनॉमी, नो हितेश, नो मनी एंड मैनेजमेंट, नो। यही क्वेश्चन काफी बार पूछा भी है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आज शास्त्र डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है शास्त्र, बुक्स जो है, बुक्स पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, explain politics and administration. But arth means money, but books only explain to, these books only explain to politics and administration, society also. Yeah. Next, पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्रा, मुद्रा राक्षस,
विशाख दत्त, राज तरंगनी, राज तरंगनी, कल्हना, राज तरंगनी, कल्हना। नेक्स्ट, मालविकाग्ना मित्रम, रघुवंशम, मालविकाग्ना मित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, all books wrote by कालिदास। डन हो जाए तो डन लिख देना, मिटा दूंगा फिर नया लिखना है। डन, एवरी स्टूडेंट्स डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मृच्छकटिकम, शूद्रक, कामसूत्र, कामसूत्र, वासायान। नेक्स्ट, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, वन सिद्धांत, आर्यभट्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चरक संहिता, चरक। नेक्स्ट, नीतिसार, कामंडक, प्रबंध कोश। वो एग्स के लिए फ्रिज में रख देना अभी। राजशेखर, पार्टिपेंट क्या हुआ? प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। प्रबंध कोश, राजशेखर। अमर कोश, अमर सिंह। प्लीज please all student to requested please off your mic. Done. Okay, done. Every student done.
important books. Okay, अब देखिए नेक्स्ट historical books in Sanskrit. Next important Buddhist literary. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक्स बुद्धिस्ट लिटरेरी के बारे में पढ़ें. पीटक, यू नो अबाउट द पीटक टेक्स्ट. टेक्स्ट है सभी. पीटक आपने बुद्धिज्म पढ़ा होगा, उसमें है पीटक के बारे में आपने पढ़ा भी होगा. पीटक, पीटक वर्ड्स दैट मीन्स basket. Basket, Pitak. There are 3 Pitaks text. Sut Pitak, Vinay Pitak, and Abhidham Pitak. Sut Pitak, Vinay Pitak, and Abhidham Pitak. All texts are wrote in Pali language. All texts are compiled in Pali language. सुत पीटक इसमें मेंशन करो, मेरे साथ चले आप लोग, प्लीज नोट करें आप लोग. सुत पीटक मेंशन all the 3 are the called the Tripitak. Okay, हाँ बिल्कुल इसी को बोलते हैं त्रिपिटक. all the 3 are the called Tripitak. very good है त्रिपिटक. इसको सुत पीटक and basket Pitak means that collections, collection. इसलिए सुत पीटक is a encyclopedia of the Buddhism. सुत पीटक is also called encyclopedia of Buddhism. इसको encyclopedia किस टाइप से क्वेश्चंस होता है. सुत पीटक द मेंशन द रिलीजियस थॉट ऑफ महात्मा बुद्ध. ठीक है ना. सुत पीटक मेंशन द रिलीजियस थॉट ऑफ महात्मा बुद्ध. and Vinay Pitak explained, when Vinay Pitak explained rule and regulations of Bodh Sangha, rule and regulations of Bodh Sangha, and Abhidham Pitak explained to philosophical thoughts of Mahatma Buddha. Okay, and Sut Pitak explained religious thought of Mahatma Buddha. Vinay Pitak explained rule and regulations Bodh Sangha, and Abhidham Pitak explained philosophical thought of Mahatma Buddha. Okay, I am not going to discuss on the Buddhism topic already completed. I am only going to discussion on the Buddhist literature, only text पर discussion करें. Rule and regulation of Bodh Sangha, Abhidham Pitak explained to philosophical thoughts of Mahatma Buddha. Okay, done. Done everyone. Okay, ठीक है. next हाँ ये भी लिखे. हाँ नेक्स्ट इसी में लिखे सुत पीटक एंड विनय पीटक both text compiled in first Buddhist council. Sut Pitak and Vinay Pitak both text
had compiled in first Buddhist council, and Abhidham Pitak compiled in third Buddhist council. All are Pali language, compiled in Pali language. Naman, Pitak are in not Sanskrit. Pitak are in compiled in Pali language. Okay, done. Done, everyone. मिटा दो. Next, इसमें to be continue. Next, Jatak. Jatak is also Pali language. Jatak. Jatak explain to pre-story, pre-life story of Mahatma Buddha. Pre-life stories. Imagine है यह. Imaginary रूप में जातक. Next important. Angutar Nikai. Next most important is also in Pali language. Angutar Nikai. Angutar Nikai explain. Hitesh, please tell me about the Angutar Nikai. अंगुत्तर निकाय. You know about the अंगुत्तर निकाय? आपने पढ़ा है कभी अंगुत्तर निकाय के बारे में? सर ने बताया होगा. Yes sir, no sir. Important question. अंगुत्तर निकाय. Anybody else? कोई भी? आदित्य, any, नमन, जसमीत. नो, नहीं पता सर. ओके, कोई बात नहीं. ठीक है. अंगुत्तर निकाय एक्सप्लेन टू 16 महाजनपद. 16 महाजनपद. महाजनपद मींस किंगडम. आपने पढ़ा होगा महाजनपद के बारे में. आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा, डेफिनेटली पढ़ा होगा. ठीक है. अंगुत्तर निकाय it talk about the 16 Mahajanpads and 16 kingdoms on the 6th century BC India, time of the Mahatma Buddha and Mahavir Jain. And next important, Milind Panho is also in Pali language. Milind Panho wrote by, this book is wrote by Nag Sen. इसके बारे में आप लोगों ने सुना था? मिलिंद पन्हो, नागसेन. जब आपने पढ़ा होगा, सर पढ़ाए होंगे ऑलरेडी आप लोगों को, टॉपिक ग्रीक इन्वेशन ऑन इंडिया. ग्रीक इन्वेशन में डिस्कशन है मिलिंद पन्हो के बारे में. अंकित,
Mansi, Lina, tell me. Renuka, Manish. They, they did taught us the Greek invention. ओके देखो देखो मिलिंद पन्हो मिलिंद एक और नाम था मिनांडर 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 was the Greek rulers when he attacked on India. जब इंडिया पर इन्होंने अटैक किया था that time नागसेन was the great Buddhist और इंडिया ने पर मिनांडर ने नागसेन से इंस्पायर्ड होकर के he was adopted a Buddhism and discussion with the नागसेन से डिस्कशन किया देन उसी के नाम पर नागसेन ने एक बुक रोट किया था मिलिंद पन्हु नागसेन का मिनांडर का ही नाम था मिलिंद मिलिंद एंड मिनांडर ठीक है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और इस बुक्स में डायलॉग्स बिटवीन लिखना द बुक एक्सप्लेन डायलॉग्स बिटवीन नागसेन एंड मिनांडर ठीक है नागसेन मिनांडर के बीच के डायलॉग्स का इसमें डिस्कशन जो बुद्धिज्म के ऊपर हुआ था उसका मेंशन इसमें किया गया ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुद्ध चरित सौंदरानंद एंड सारीपुत्र प्रकरण all books are compiled in Sanskrit language and all books wrote by Ashu Ghosh. Buddhacharya is most important books. ठीक है बुद्धचरित सौंदरानंद एंड सरीपुत्र प्रकरण ओके डन डन एवरीवन कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो अशु घोष ये क्वेश्चन बताओ व्हाट आर द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म What are the three jewels of Buddhism? Was Ashu Ghosh was the great writer, and ये Ashu Ghosh patronized by the Kanishka court. जो कनिष्क के बारे में आपने पढ़ा होगा कनिष्का कोर्ट कनिष्का the king Kanishka patronized to him, and Ashu Ghosh was a great Buddhist and great writer, and he was a great scholar of Buddhism. Okay, Subham, tell me about the Dham Sangha. What are the and Dham Sangha? Dham, Buddha, Dham and Sangh. Okay, ठीक है. Three jewels. Thank you. Very good, excellent. Buddha, Dham and Sangh, the three jewels of Buddha. And one question, read again. Eight folds
अष्टांगिक मार्ग, what are the main object of Ashtangik Marg? 8 folds. Okay, the followers of the Buddha lived group of the called followers. Okay, what are the main object of Ashtangik Marg? 8 folds. एट फोल्ड्स क्या क्या था बताओगे आप लोग? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये सब। Sir, right path, right resolve, right speech, right action, right living, right efforts, right thought, meditation. ठीक, ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जैन टेक्स्ट, जैन लिटरेचर टेक्स्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट कल्पसूत्र, कल्पसूत्र प्रोटीन प्राकृत लैंग्वेज, भगवती सूत्र प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र प्राकृत लैंग्वेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परिशिष्ट पर्वन प्राकृत लैंग्वेज, डन। सोर्सेज कंप्लीटेड, सोर्सेज कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अब जो हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है एंशिएंट में, जो आपने कहा था गुप्ता पीरियड तक कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर गुप्ता पीरियड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो होता है क्या, आफ्टर गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड तक कंप्लीट है। अब हम लोग पढ़े इसके बारे में, हर्षवर्धन, टाइम 600 to 6 C2 647 CE. He was the last, the great Hindu, the last Harshvardhan. Harshvardhan was belong to Pushyabhuti, was belong to Pushyabhuti dynasty. पुष्यभूति डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। हर्षवर्धन was the last great king of last great Hindu rulers। अब देखो हर्षवर्धन के बारे में जाना है।
ठीक है, देखिए हर्षवर्धन यानी द फाउंडर ऑफ द फैमिलीज ऑफ हर्ष वाज द पुष्पभूति। हर्षवर्धन के जो अर्लियर लाइफ को देखें, द फाउंडर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द हर्ष वाज द पुष्पभूति, यानी पुष्पभूति इसकी डायनेस्टी का नाम था। एंड पुष्पभूति डायनेस्टी के फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग हुए थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन की हिज कैपिटल, अरे इसकी हिज ईयरली कैपिटल जो थे वह कहां पर, थानेश्वर में थी। बट Harsh when became a king of Pushbhuti dynasty and he succeeded his brother at the Thaneshwar, then he changed the capital and established a new capital is called Kannauj। कन्नौज को उन्होंने न्यू कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिशमेंट दिया एंड कन्नौज बिकेम ए न्यू कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। देखो एक सोर्सेज है, हर्षवर्धन was also the great writer. The two sources of रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका। रत्नावली नागानंद मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका all were the play books and all books were wrote by the Harshvardhan and is the main sources of Pushbhuti dynasty। अब देखिए हर्षवर्धन सेकेंड द चीफ सोर्सेज ऑफ ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन and his time are the Harshcharit written by Banbhat and the Chinese travelers Xuanzang। Xuanzang was the Chinese traveler who visited India in the 7th century AD। इन दोनों ने हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बताया है। हर्षवर्धन को द ग्रेट बनाने में इन्हीं दोनों का रोल है। तो पहले आप ऐसे करके लिखे, जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट लिखाने जा रहा हूं प्लीज मेंशन करके पॉइंट टू पॉइंट करके आप लोग लिखते चलिए। फर्स्ट मेन सोर्सेज, क्वेश्चंस होता है यूपीएससी का पैटर्न क्वेश्चंस यही है, देखिए सीरियस में। द मेन सोर्सेज ऑफ हर्षवर्धन, देखिए मेन सोर्सेज, the main chief sources of Harshvardhan, हर्षचरित लिटरेरी सोर्सेज है, ये दो है, हर्षचरित रिटेन बाय वानभट्ट and second the Chinese travelers Xuanzang, the Chinese traveler Xuanzang। ठीक है, देखिए other sources, other literary sources of Harshvardhan, other literary sources of Harshvardhan, Xuanzang spelling H-I-U-E-N, Xuanzang, T-S-A-N-G, Xuanzang। ओके ओके तेज, यही पूछ रहे हो ना आप, ठीक है। Xuanzang, H-I-U-E-N-T-S-A-N-G, Xuanzang। ठीक है, तो beside these two sources the drama यानी playbook written by हर्षवर्धन, प्लेबुक हर्षवर्धन सामने देता हूं यहाँ पर। रत्नावली, प्रियदर्शिका
रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंद और प्ले एक क्या है, प्ले बुक ड्रामा बुक्स है रोट बाय हर्षवर्धन, सोर्सेज ऑफ हर्षवर्धन टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हर्षवर्धन के सोर्सेज में इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड इंस्क्रिप्शंस। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में लिख ले इसमें द मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शंस, द मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शंस, मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड सोनपत इंस्क्रिप्शंस and the Sonpat inscriptions are also helpful to know the chronological of Harshvardhan. Now the chronology of Harshvardhan. Next important line, the Banskhera inscription is most important. Popular inscription है the Banskhera inscriptions. The Banskhera inscriptions contains the signature of Harshvardhan. Contains the signature of Harshvardhan. Okay, done. Okay, ठीक है। देखो हर्षवर्धन एम्पायर का ज्योग्राफिकल एरियाज क्या था, इसके एम्पायर का ज्योग्राफिकल एरियाज इन नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर, कश्मीर को छोड़ करके पूरे इंडिया यानी कि टिल अदर इन साउथ बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, इसमें इंक्लूडेड नेपाल आल्सो। इसका एम्पायर यहां तक छेदता। अब देखिए हर्षा बाय द मिलिट्री कन्क्वेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिखना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, स्मॉल छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ से आप देखिए। नेक्स्ट इसमें द मिलिट्री कन्क्वेस्ट ऑफ हर्षवर्धन, तो एक ही इंपॉर्टेंट है मिलिट्री कन्क्वेस्ट, वो नोट करें प्लीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट military campaign of Harshvardhan, was against the Western Chalukya ruler,
Pulkesin second. Pulkesin second. Yeah. The Ehol inscription. Important inscriptions है, highlight करके लिखना. The Ehol inscriptions. The Ehol inscriptions of Pulkesin second mention the defeat of Hers. Mention the defeat of Hers by Pulkesin second. Okay. Again, call again. Hers established his control over Kashmir. Next point, Hers last military campaign. Hers last military campaign was against the kingdom of Kalinga. The kingdom of Kalinga, and it was a success. देखा, अब देखा हर्षवर्धन, हर्ष के जो लाइफ जो है वह उसके बारे में क्वेश्चंस होता है. हर्ष वाज द डिवोट शिवा. He was devoted of Shiva, Lord Shiva, Sun and Buddhism. He was devoted to the Lord Shiva, Sun and Buddhism. And Huan Sang लिख रहा हूँ. Huan Sang important line लिखना है. Huan Sang converted to him. Huan Sang converted to him in Mahayana Buddhism. Huan Sang converted to him in Mahayana Buddhism. Next, लिखिए once in 5 years, important करके लिखना. Once in 5 years he convened is gathering up representatives of all religions and honored them. He brought the Buddhist monks together. Frequently to discuss ये सभी धर्मों को मानने वाले थे, सभी धर्मों के फॉलोअर्स थे, बट इन्होंने बाद में जब ह्वेन सांग ने इसको महायान बौद्ध में कन्वर्ट किया तो बुद्धिज्म को अधिक इन्होंने फोकस किया था. ये ऑर्गेनाइज द 2 assemblies ऑफ बुद्धिज्म. 2 assembly को ऑर्गेनाइज किया था. तो वे दोनों assemblies क्वेश्चंस आता है, पूछा गया काफी बार. 2 assembly जो बुद्धिज्म के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, एक कन्नौज assembly has organized a religious assembly at Kannauj to honor of the Chinese pilgrim Huan Sang. Towards the choose the reign of his reign, assembly went to the continuously
for the 23 days. या हर्षवर्धन जो ऑर्गेनाइज क्या लिख रहा है कन्नौज असेंबली हर्ष ऑर्गेनाइज्ड a religious assembly at Kannauj to honor the Chinese pilgrims. Honor the Chinese pilgrims when sung towards the close of his reign. of his reign. और यह assembly 23 days चला था. The assembly went to continuously for 23 days. सेकेंड कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्या था इलाहाबाद असेंबली इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस व्हेनसंग मेंशन इसका मेंशन व्हेनसंग ने किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लिखिए व्हेनसंग मेंशन इन हिज अकाउंट व्हेनसंग mentions in his account about the conference held at Allahabad known as Prayag. In this conference, in this assembly, Harsh gave away his enormous wealth as gift to the members of all religious sects. इतना उन्हें दान दिया डोनेट किया हुआ उनका ट्रेजरी जो था बिल्कुल खाली हो गया यहाँ तक कि वह अपने शरीर से कपड़े उतार करके ज्वेलरी उतार करके भी दे दिया था ठीक है Harsh gave away his the enormous wealth as gift to the members of all religious sects. He emptied the treasury and even gave away the clothes and the jewels he was wearing. जो वो पहना हुआ कपड़ा था वह सारा कुछ उन्होंने गिफ्ट कर दिया डोनेट कर दिया सभी सेक्ट्स को इतने बड़े ये थे हर्षवर्धन बाद में यहाँ तक कि अपने मैंने क्या कहा अपने शरीर से पहने हुए he away the clothes and the jewels of he is wearing तो अंत लास्ट में हुआ क्या इनके सिस्टर हर्षवर्धन को जो सिस्टर थी राजश्री वो अपने घर से कपड़े ला करके क्लॉथ ला करके हर्षवर्धन को दिया था तब हर्षवर्धन वो कपड़े पहने ठीक है इस तरह से इन्होंने इसका ये इस तरह से फ्लावर्स डिवोटेड थे आप देखो नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना हर्ष वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग he was a great patron of learning his biographer Banabhat patronized his court, adorned his royal court, and Banabhat wrote two texts, Harshcharit and Kadambari. Banabhat wrote two texts, Harshcharit and Kadambari. Kadambari. Okay. Next. आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखे सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑफ हर्षवर्धन
टाइम में जो सोसाइटी जो था वही जो आप लोग पढ़ते आए हैं, सोसाइटी कैसे था, द फोर फोर्स डिविजन, द फोर फोर्स डिविजन ऑफ सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये तो जानते ही आप लोग, फोर फोर्स यही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र was prevalent। जानते ही आप लोग ऑलरेडी, द ब्राह्मण्स were the privileged section of the society, you already well known here, and they were the given the grants of the king। kshatriya was the rulers, ruling classes, vaishya was the mainly traders, and the shudra practiced the agricultures। ये तो जानते ही आप लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं। the system of dowry had also the become the common, dowry system भी लॉन्च था इस समय। the practice of sati was also prevalent, पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये तो नॉर्मल बात है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखे, देखिए हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन, हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन, हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन, the king was just in his administration and punctual in discharging his duties, he made frequent visit of inspection throughout his dominion। अब हम टैक्स की बात करें, टैक्स की बात करें, टैक्सेशन क्या था, देख ले, टैक्सेशन was also light, taxation was also light and forced labor was also rare। यानी यहाँ पर बेकार श्रम नहीं था, जबरदस्ती किसी से काम नहीं लिया जाता था, ये बहुत अच्छी बात थी। पता है, टैक्सेशन वाज आल्सो लाइट एंड फोर्स्ड लेबर वाज आल्सो रेयर, बहुत कम था। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज कलेक्टेड ऑफ लैंड टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्सेस जो था इनके समय में, लैंड रेवेन्यू टैक्स कितना था, लैंड टैक्स ओनली इम्पोज था 1/6 on the basis of the actual productions। 1/6 of actual produce was collected as land tax। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ही मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, क्वेश्चन आता है यहां से, ही मेंटेनेंस the maintenance of public records was the silent features of her administration, silent features of her administration। ओके, ये थे हर्षवर्धन, समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट तो टॉपिक है चोला डायनेस्टी वगैरह, आप लोग कंप्लीट हो चुका है, साउथ इंडियन पढ़ चुके हो। अब हम लोग पढ़े इंपेरियल चोला भी कंप्लीटेड हो चुका है, अर्ली मिडाइवल पीरियड्स, यानी कि पढ़े मुस्लिम इनोवेशंस, उसके साथ अर्ली मिडाइवल इंडिया टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हम लोग को
early medieval India. Early medieval India जो है, बाकी नॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस एक लिंक यहाँ पर अटैच्ड है, इसलिए बस इसको पढ़ा रहा हूँ, और कोई बात नहीं। मैं हाईलाइट्स करूंगा। 5 मिनट्स ब्रेक। 5 मिनट्स ब्रेक क्यों चाहिए? 5 मिनट शुभम, अरे भाई ब्रेक क्यों चाहिए? क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? वाईफाई क्या हो गया? वाईफाई डिस्कनेक्ट। साउथ इंडिया क्या करो, क्या करना चाहते हो ये सब? ओके, यस। संगम डायनेस्टी इज द earlier संगम डायनेस्टी earlier पार्ट्स है। दो टाइप का साउथ इंडियन पॉलिटिक्स है। फर्स्ट संगम डायनेस्टी, the Sangam dynasty, Cher, Chol and Pandya, and second imperial Chola, the Sangam dynasty and Cher, Chol, Pand, the 2nd century to 3rd century BC India, and imperial Chola time period was 8 centuries से स्टार्ट हुआ, जो आगे तक चला था। दो टाइप्स में, एक इंपेरियल चोला, एक संगम डायनेस्टी। ओके, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अर्ली मेडिएवल इंडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ यूपीएससी सीडीएस एंड अदर एग्जामिनेशन पार्ट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक लिंक है, टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग, क्योंकि है क्या, जो सर कुछ टॉपिक इधर पढ़ा चुके हैं, बीच बीच में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। अब देखो इसका जो टाइम है 700 to 1200 सी का टाइम, इन बीच में इसी बीच फॉरेन मुस्लिम इन्वेशन भी इंडिया हुआ। लेकिन पहले इसको कंप्लीट करें, थोड़ा सा 10-15 मिनट में कंप्लीट करो अर्ली मेडिएवल पीरियड, या इसको बोलते हैं, इसी को कहता है अथवा राजपूत एज। राजपूत एज एक्चुअल में फ्यूडलिज्म का रूल, फ्यूडलिज्म का यहाँ पर रूल था। फ्यूडलिज्म सिस्टम जो डेवलप्ड हुआ था समुद्रगुप्त के समय में, आपने पढ़ा होगा। फ्यूडलिज्म के बारे में जानते हो? फ्यूडलिज्म का ओरिजिन इंडिया में कैसे हुआ? फ्यूडलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ हितेश? फ्यूडलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ इंडिया में? जसमीत, लीना, एनीबॉडी एल्स? फ्यूडलिज्म क्या, फ्यूडल सिस्टम्स क्या था? व्हाट आर द फ्यूडल सिस्टम? कोई नहीं? जमींदारी सिस्टम इंडिया द फ्यूडल इज जीरो, ओके। लेकिन ओरिजिन कैसे हुआ फ्यूडलिज्म का? ओरिजिन इंडिया में कैसे? यूरोप में ठीक है, इंडिया में कैसे ओरिजिन हुआ? लीगल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री एंड द कल्चर कस्टम्स। फ्यूडलिज्म के ओरिजिन के पीछे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका था? एक्चुअली फ्यूडलिज्म से ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से हुआ? इंडिया में। हम इंडिया की बात करें, आपने एंशिएंट में पढ़ा होगा समुद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त ने फ्यूडलिज्म सिस्टम को डेवलप्ड किया। इंडिया में फ्यूडलिज्म सिस्टम जो डेवलप्ड हुआ ड्यू टू समुद्रगुप्त, बट एक्चुअली फ्यूडलिज्म सिस्टम ओरिजिनेटेड बाय सातवाहन डायनेस्टी। आपने पढ़ा होगा सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, कि सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में ही क्या हुआ, फ्यूडलिज्म सिस्टम एक्चुअल में ओरिजिनेट हुआ था। वह कैसे?
सातवाहन डायनेस्टी किंग ने क्या किया, ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, नोट कुषाण डायनेस्टी, रॉन्ग, सातवाहन डायनेस्टी, ड्यू टू सातवाहन डायनेस्टी फ्यूडलिज्म सिस्टम ओरिजिनेटेड इन इंडिया। सातवाहन डायनेस्टी की जो पॉलिसी थी, इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण्स एंड बौद्ध मॉन्क्स, इन दोनों को लैंड टैक्स फ्री लैंड ग्रांट किया, जिससे क्या हुआ कि वह लोग क्या पावरफुल बने, दे बिकेम ए पावरफुल, फाइनेंशियली पावरफुल। अब इकोनॉमिकल पावरफुल होने के बाद वह लोकल लेवल्स के पीपल्स पर रूल करना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ कि किंग्स एंड कॉमन पीपल्स के बीच एक गैप हो गया, बहुत बड़ा गैप हो गया। उस बीच गैप में कौन था, कई लोग फ्यूडलिज्म आए, जो बाद जमींदार लैंडलॉर्ड्स कहलाए, जमींदार कहलाए। इससे क्या हुआ, कॉमन पीपल पीजेंट्स का किंग के साथ काफी गैप हो गया, डिस्टेंस हो गया। बीच में कौन काम, मिडिल में मीडिएटर के रूप में काम करने लगा, कौन, फ्यूडल, ये जमींदार लोग काम करने, और इनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ उनके ऊपर। यही कारण है कि सातवाहन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। सातवाहन डायनेस्टी का डिक्लाइन का मेन रीजन यही था, फ्यूडलिज्म, उसकी पॉलिसी। बट समुद्रगुप्त ने उसको कर दिया। आपने गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा होगा, तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में समुद्रगुप्त ने इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया पर एक ह्यूज एम्पायर स्टैब्लिश किया था। नॉर्थ इंडिया के 12 किंग्स, साउथ इंडिया के 9 किंग्स को डिफीट करके ही वाज एस्टैब्लिश्ड ए ह्यूज एम्पायर। बट उनका समुद्रगुप्त की पॉलिसी क्या थी, इन नॉर्थ इंडिया उन्होंने डायरेक्टली रूल किया, बट साउथ इंडिया इनडायरेक्टली रूल्स किया। इनडायरेक्टली रूल्स क्या, साउथ इंडियंस के किंग को सिर्फ टैक्स के लिए फोर्स किया कि आप एनुअल टैक्स मुझे पेड करो, बस हो गया। नहीं टैक्स का एक टाइप का, यदि लोकल लैंग्वेज में कहें तो फ्रेंचाइज दे दिया एक टाइप से, कि नाम होगा गुप्ता एम्पायर का, सिर्फ रूल आप करोगे। इससे क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म सिस्टम जो था और डेवलप्ड होते हुए चला गया। यही गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन का ये भी एक मेन रीजन बना। इससे क्या हुआ कि फ्यूडल यानी लैंडलॉर्ड्स ने, फ्यूडल ने कॉमन पीपल्स का क्या किया, कॉमनर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन किया। हम कहते हैं ना, गुप्ता पीरियड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। है गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया क्यों कहा जाता है, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर्स के कारण कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सती प्रथा भी था, ये भी देखो, सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इविल्स भी आए। चाइल्ड मैरिज यहाँ पर स्टार्ट हुआ, बहुत सारे हैं यहाँ पर। यही इसी टाइम आकर के हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का डिक्लाइन हुआ। एक्चुअल में रोम जैसे कंट्री के साथ जो हमारा ट्रेड जो चल रहा था, उसका डिक्लाइन हो गया। तो डिक्लाइन होने के बाद लोग डिपेंड ऑन लोकल मार्केट्स, लोकल मार्केट पर डिपेंड हुए। लोकल मार्केट पर डिपेंड यानी एग्रीकल्चर के लिए पैसा चाहिए, तो ये लोगों ने कॉमनर्स को, पीजेंट्स को क्या दिया, कर्ज दिया। इसके कर्ज में वो लोग डूबते चले गए, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया और धीरे धीरे एम्पायर डेवलप। वही यहाँ पर इनका रूल्स होता है। ये जो 5 इयर्स का टाइम है, इंडिया में कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम डिक्लाइन हो चुका था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन हो चुका था, सोसाइटी अनेक पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। ये उसी का बेनिफिट किसने लिया, उसका बेनिफिट मुस्लिम्स ने लिया। आफ्टर द हर्षवर्धन ने कुछ समय तक उन्होंने इंडिया को यूनाइट बना करके रखा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया। बट आफ्टर हर्षवर्धन तो क्या हुआ कि यहाँ पर फोर राजपूत ऐसा राजपूत यानी कि फोर राजपूत यहाँ पर रूल्स करना स्टार्ट किया, आपस में सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया। तो फोर राजपूत कौन थे, चौहान, परमार, प्रतिहार एंड चालुक्य। ये राजपूतों ने आपस में स्ट्रगल स्टार्ट किया, इसी को राजपूत पीरियड के नाम से जानते हैं। अब देखो ओरिजिन ऑफ राजपूत,
जब हम राजपूत का ओरिजिन की बात करें तो डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत, डिफरेंट थ्योरीज है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि दे आर द डिसेंडेंट ऑफ द लॉर्ड रामा, सूर्यवंश, लॉर्ड कृष्णा, चंद्रवंश उसे, बट some writers wrote the hero who the sprang from the sacrificial fire। कुछ इसका ये कहना, कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि अग्निकुंड से इनका ओरिजिन हुआ, राजपूत का ओरिजिन। कुछ राइटर्स लिखते हैं कि स्प्रिंग फ्रॉम द सेक्रिफिशियल फायर, सेक्रिफिशियल फायर यानी कि अग्निकुंड थ्योरी, इसको नाम दिया गया अग्निकुंड थ्योरी से इनका ओरिजिन हुआ था, कुछ इनका मानना है। एंड सम राइटर्स, historians write that they belong to ancient Kshatriya families, and but some historians also wrote they are foreigners। तो काफी इनके बारे में कंफ्यूजन, डाउट है इसके बारे में कहा गया, बट जो ऑथेंटिक जो बातें मानी जाती है अग्निकुंड थ्योरी, कहते हैं इस अग्निकुंड थ्योरी से ये इन 4 राजपूतों का ओरिजिन हुआ। अब देखो ये इसमें मैंने क्या कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इनमें नहीं था, आपस में सुपरमेसी के लिए ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, यही मैं बता रहा, स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी, स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी आपस के लिए नॉर्थ इंडिया में बात करें ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। देयर नियरली 36 राजपूत रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया। इनसे अलग अलग पार्ट्स में अलग बहुत सारे ब्रांचेस राजपूत का ओरिजिन हुआ। इसमें टोटल 36 राजपूत रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया इस पीरियड में हुआ। इसमें फ्यू ऑफ देम वर द जैसे प्रतिहार, पाल, चौहान, चालुक्य, तोमर्स, चंदेल एक्सेट्रा, ये लोग रूल करने लगे। एंड देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, देख सकते हैं कि देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी। द राजपूत लैक्ड द यूनिटी एंड स्ट्रगल विद वन अनदर, संघर्ष करते थे, एक दूसरे पर अटैक करते थे, इसके कारण क्या हुआ, नहीं हुआ, द लैकिंग ऑफ यूनिटी हुआ। द राजपूत लैक्ड द यूनिटी एंड द स्ट्रगल विथ वन अनदर, एंड दे आल्सो द नेग्लेक्टेड द फ्रंटियर्स ऑफ द इंडिया एंड गेव अवे द मुस्लिम्स टू इन्वेड इंडिया एट द लेटर पीरियड। इस समय उन्होंने कोई फ्रंटियर एरियाज पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने आपस में स्ट्रगल कर रहे थे सुपरमेसी के लिए। फ्रंटियर एरियाज पर मुस्लिम का आक्रमण हुआ, उस पर भी ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने, क्यों, आपस में लड़े उलझे हुए थे। इससे क्या हुआ, मैंने क्या कहा, लैकिंग ऑफ यूनिटी हुआ, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का लैक हो गया, समाप्त हो गया। इसी का बेनिफिट तो मुस्लिम ने उठाया, देख सकते हैं। दे आल्सो नेग्लेक्टेड the frontiers of India and gave away for the Muslims to invade India at the later period। उसी का फायदा होता है। प्रतिहार देखिए मेनली थे प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। इसमें जीएस में इतना डेप्थ ये सब पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करें चौहान के बारे में, चौहान डायनेस्टी, क्योंकि इसी टाइम पृथ्वीराज चौहान एंड बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं चौहान डायनेस्टी। ओके, तो सबसे पावरफुल चौहान ही हुए थे। Again, the Chauhan dynasty। अजमेर से दिल्ली,
चौहान डायनेस्टी फाउंडेड बाय वासुदेव एट शाकंभरी अजमेर में इसको एस्टैब्लिशमेंट किया था। किसने? वासुदेव नामक व्यक्ति ने। ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चौहान डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चौहान डायनेस्टी पृथ्वीराज चौहान। सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग? क्या है पृथ्वीराज चौहान? अच्छा हितेश, क्या था भूमिहार? हाँ, लैंडलॉर्ड्स हुए भूमिहार। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भूमिहार हैं। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हुए थे। अब पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? देखो, पृथ्वीराज चौहान जो एक पावरफुल किंग बने चौहान डायनेस्टी का, जिन्होंने क्या किया, ये अजमेर से लेकर के इन्होंने दिल्ली तक, अजमेर से लेकर के इन्होंने दिल्ली तक अपने एम्पायर एस्टैब्लिश किया, एक अपना स्टेट को एस्टैब्लिशमेंट दिया। अब यहाँ पर दिल्ली, अब क्वेश्चन है दिल्ली था कहाँ पर? ठीक है, दिल्ली था कहाँ? दिल्ली में कौन थे? दिल्ली के नाम जो आया था एक तोमर डायनेस्टी, तोमर रूलर थे, इनका नाम था ढिल्लिका। इन्हीं ढिल्लिका के नाम से दिल्ली नेम ओरिजिनेट हुआ। दिल्ली नेम ओरिजिनेट फ्रॉम ढिल्लिका एंड ढिल्लिका एस्टैब्लिश्ड ए स्टेट दिल्ली में। कहां पर? मेहरौली के एरियाज में दिल्ली में उन्होंने अपना स्टेट, एक राज, थोड़ा सा छोटा सा स्टेट एस्टैब्लिश किया। और इन्हीं के सक्सेसर हुए थे कौन? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर became a successor of him। जब अनंगपाल तोमर यहाँ के सक्सेसर हुए, किंग हुए, तब जाकर के पृथ्वीराज चौहान defeated to अनंगपाल तोमर and captured on Delhi and established a huge states। एक बड़ा स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया। यदि दिल्ली के बारे में आप जानते हो रहे होंगे कि साउथ दिल्ली में खास करके मालवीय नगर, साकेत और इस एरिया, छतरपुर, ये सब एरिया सुना होगा। ये सब सारा डेवलप्ड किया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने आकर के डेवलप किया। इसलिए कहते हैं दिल्ली का चौहान। इसलिए मैं लिखा अजमेर एंड दिल्ली दोनों लिखा हूं। अब इसी टाइम पीरियड क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम में ही फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी डिफीटेड। डिफीट हुआ, इसकी हार हुई। बट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन नेक्स्ट ईयर होता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान एंड पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड। ये डिफीट हो गए सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। ऐसा क्यों हो गया? तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का हम देखते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने सुना है कभी? क्या बताइए कुछ।
then second battle of Tarain, Muhammad Ghori thoroughly routed the army of Prithviraj Chauhan. Second battle of Tarain was the decisive battle. It was the major disaster for the Rajputs. Their political prestige suffered a serious setback. The whole Chauhan kingdom now lay at the feet of the invader. Then the first Muslim kingdom was thus firmly established in India. इसके बाद ही तो भारत में मुस्लिम रूल्स एस्टैब्लिश होता है, यानी कि सेकंड बेटल ऑफ तराइन ने ही मुस्लिम रूल का एस्टैब्लिशमेंट दिया। वह क्या, अब देखो यहीं पर अब इसे डिफीट क्यों होते, इसके एक कहानी है, आप लोग हो सकता है सुने हो। एक थे कन्नौज, अब देख कन्नौज के राजपूत किंग, यहाँ के राजपूत किंग थे जयचंद, का नाम सुना हुआ सभी ने। यहाँ पर राजपूत छोटे छोटे राज थे। राजपूत किंग जयचंद ये भी दिल्ली पर कैप्चर करना चाह रहे थे, बट उससे बिफोर ही पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया। और जिससे क्या हुआ कि जयचंद और पृथ्वीराज के बीच का एनिमी हुआ, दुश्मनी था। बट जयचंद की डॉटर, इसकी डॉटर थी संयोगिता। अब बीच में थोड़ा सा एक लव स्टोरी है। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी। आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन क्या हुआ कि जयचंद अपने डॉटर के मैरिज के लिए स्वयंवर कॉल किया, और जानते स्वयंवर के द्वारा थोड़े मैरिज होता था, स्वयंवर का। बट उन्होंने जयचंद ने क्या किया, जयचंद इनवाइटेड टू ऑल राजपूत किंग एक्सेप्ट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को छोड़ करके जितने भी अदर राजपूत किंग थे सभी को इनवाइट किया, बट पृथ्वीराज चौहान को नहीं किया। लेकिन संयोगिता जो पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी, ठीक है, क्या करते, ये सारा मैसेज पृथ्वीराज चौहान को बुलाई पहुंचा दी। और जिस डे में स्वयंवर कॉल किया गया था, स्वयंवर में ही पृथ्वीराज चौहान पहुंच करके संयुक्ता को उठा करके भाग जाते। ठीक है, किसी भी राजपूत किंग ने वहां पर अपोज नहीं किया, अब नहीं किया, बट अपने आप को इंसल्ट समझा कौन, जयचंद ने। भाई किसी के डॉटर को किसी को लेके भाग गया होगा ही। ऑन दैट टाइम, उसी टाइम क्या हुआ कि रीअगेन मोहम्मद गोरी कैम इन सिंध तक पहुंच चुका था। और सिंध रीजन में जाकर के यहीं पर जयचंद ने सिंध जाकर के पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में उन्होंने एक प्लानिंग तैयार किया, और पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में उन्हें सारे व्यूज बताए गए, इंडिया के आर्मी सिस्टम के बारे में व्यूज बताए गए, कैसे उनके स्ट्रॉन्ग पावर्स क्या, कैसे वार करते हैं। इतना ही नहीं, जयचंद ने काफी मिलिट्री हेल्प भी दिया था मोहम्मद गोरी को। यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तराइन में डिफीट हुए, हार हुए। इसलिए देखो मेडिएवल टाइम में, मॉडर्न टाइम में आपने पढ़ा होगा कि मॉडर्न टाइम में मीर जाफर ने इंडिया के साथ धोखेबाजी किया, और इस टाइम में जयचंद ने इंडिया के साथ धोखेबाजी किया। आपस में लोग समझौता कर लेते पहले, हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि हम मिल करके बैटल करें, युद्ध करें, किसी मुस्लिम आक्रमणकारी जो इन्वेडर हैं इनको इंडिया से बाहर करें, बट किसी ने हेल्प नहीं किया, अकेले हो गए। ये कारण है कि ये डिफीट हो गई थी, हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान का एक कोर्ट पोएट था जो ने एक्सप्लेन किया है सारी बातों को। कोर्ट पोएट का नाम जानते हो आप लोग, क्वेश्चन काफी बार आ सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के इसके कोर्ट पोएट चंद्र बरदाई, ठीक है, चंद्र बरदाई, ओके। और इनका एक बुक है, रोट
रिटेन बुक लिखा था इन्होंने, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो एक्सप्लेन द ऑल स्टोरीज, सारा एक्सप्लेन, ये सारे स्टोरी उन्होंने एक्सप्लेन किया। ऑथेंटिक ये बुक है, लिखा हुआ इसी में सारी बात का वर्णन किया गया। और ये पृथ्वीराज चौहान ने प्रयास किया था किसी प्रकार से मोहम्मद गोरी को यहाँ पर किल करें, बट हुआ ऐसा नहीं। चंद्रबरदाई चंद्रबरदाई एक प्लानिंग प्रिपेयर किया था मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट में, लेकिन ऐसा वो सक्सेस नहीं हो पाया। और पृथ्वीराज चौहान के पास एक पावर क्या था, एक क्वालिटी क्या थी इसमें कि यह बिना कुछ देखे ही ये सही निशाना लगा सकता था। कहा जाता है ऐसा किंग दशरथ के पास था और इनके पास था, साउंड सुन करके, वॉइस सुन करके सही वह निशाना लगा देते। ये बात जब चंद्रबरदाई ने जाकर के मोहम्मद गोरी को बुलाया तो मोहम्मद गोरी ने ऑर्डर पास किया चंद्रबरदाई से, कहा कि वह पृथ्वीराज चौहान को मेरे कोर्ट में अपियर करें। अपियर करने के लिए कहा, एक चाहता था, ये प्लानिंग प्रिपेयर किया था चंद्रबरदाई, जो किसी तरह से हम मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान को ले जाएं और मोहम्मद गोरी की यहाँ पर उसकी हत्या करा दें। जब लाया गया तो उन्होंने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि आप निशाना दिखाओ, बिना आप देखे ही, क्योंकि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ था कि जब डिफीट हुए थे पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान को ब्लाइंड कर दिया गया था, उसकी आंखें निकाल ली गई, तो देख नहीं पा रहा था। कहा कि आप साउंड सुन करके निशाना लगा के दिखाओ। तो वहीं पर संस्कृत में एक श्लोक कहता है चंद्रबरदाई, कहता है कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। यानी कहता है कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई ने बताया कि कितने हाइट पर, किस एंगल में, किस डायरेक्शन में मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है, इसलिए कहता है ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान, मतलब उड़ा दो। बट क्या हुआ, इसी बीच मोहम्मद गोरी अपना प्लेस चेंज करता है और मोहम्मद गोरी की हत्या भारत में नहीं होती है। और वहीं पर दोनों चंद्रबरदाई एंड पृथ्वीराज चौहान बोथ डिटेन्ड बाय द मोहम्मद गोरी, दोनों को बाद में रिलीज किया था, बट दोनों की बाद में किल कर दी गई, हत्या कर दी गई। और इसी के बाद यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, मैंने क्या कहा था, लिख लीजिए, पॉइंट मैं लिखा देता हूँ, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के पॉइंट के नीचे लिख लो कि द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बाद में डिस्कशन करूंगा टुमारो, ठीक है, मोहम्मद गजनवी के बारे में। आदित्य मैं कैसे बताऊंगा टुमारो, कल की क्लास में, जो मोहम्मद गजनवी एंड गोरी यानी मुस्लिम इन्वेशन कैसे हुआ, मुस्लिम इंडिया कैसे आया हूँ बताऊंगा। अभी मुस्लिम वर्ल्ड नहीं पढ़ाया हूँ, मैं पढ़ाऊंगा अरब पढ़ाऊंगा, अरब के बाद टर्की पढ़ाऊंगा, टर्की से मुस्लिम आते वो पढ़ाऊंगा वह, ठीक है ना। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन was a decisive battle. It was major disaster for the Rajputs. Their political prestige suffered a serious setback. The first Muslim kingdom, then the first Muslim kingdom was firmly established in India. Next point ये भी लिख लें, after the brilliant victory over Prithviraj
after his brilliant victory over Prithviraj at Second Battle of the Rhine. At Second Battle of the Rhine, Muhammad Ghori returned. Muhammad Ghori returned to Ghazni. Leaving behind his favorite General Qutbuddin Aybak. To make further conquests. In India. Qutbuddin Aybak consolidated his position in India. ओके, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट कल क्लास हम जो लोग करेंगे, हमारा जो टुमारो का जो क्लास होगा, टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट मुस्लिम इन्वेशन। मुस्लिम इन्वेशन और इंडिया, भारत में मुस्लिमों का आक्रमण कैसे हुआ, पहले अरबियंस, टर्की में ही पढ़ेंगे हम, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, फिर गोरी तो के बारे में। ओके, अच्छा लास्ट पॉइंट क्या कहता हम, कुतुबुद्दीन ऐबक कंसोलिडेटेड। ओके आदित्य, Qutbuddin Aybak consolidated his position in India. Okay, done. Sir, I have a question. हाँ, क्या हितेश? सर आपने अभी लिखवाया था बुद्धिस्ट लिटरेचर में कि जो सूत पिताका और ये विनय पिताका हैं, ये सर फर्स्ट काउंसिल में लिखे गए थे। हाँ, लेकिन आदित्य सर ने ये बताया था कि ये जो अभिधामा पिताका है, ये फर्स्ट काउंसिल में लिखी गई थी 400 BC में। क्या सर जो ये थर्ड बुक है अभिधामा पिताका, मैं बताता हूँ, सूत पिटक एंड विनय पिटक compiled in first बुद्धिस्ट काउंसिल। नो डाउट आप एनसीईआरटी कोई भी टेक्स्ट बुक किसी का भी जो बेटर हिस्टोरियंस के राइटर्स हैं उनका भी देख सकते हो। एंड सूत पिटक एंड विनय पिटका compiled in first बुद्धिस्ट काउंसिल एंड अभिधम पिटक compiled in the third बुद्धिस्ट काउंसिल। कोई डाउट नहीं है इसमें, आप करेक्ट कर लें। ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूँ। आप बिल्कुल चेक कर लें। थर्ड काउंसिल में सर किंग अशोका था। हाँ, थर्ड काउंसिल में अशोका था। अशोका के टाइम में हुआ था। अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में? तो अजात शत्रु, ये सर करेक्ट। हरेक डायनेस्टी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था? राजगिरी सप्तपर्णी कैंप। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। ठीक है। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुत्र। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिटक। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? सर महासंघिका बनाए गए थे। क्या? महासंघिका जो फाइनल बुक थी वो लिखी गई थी। महासंघिका मतलब फाइनल डिसाइड किया गया था उनका। इन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्ध संघ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अस्थाविर एंड महासंघिक। आपने ये नहीं पढ़ा? सर वो कुछ सर ने थोड़े पॉइंट्स कराए हैं, कंप्लीट। अरे यार क्या बात करते हो आप लोग, अधूरे पढ़ते हो। क्या कहते हैं?
in the second Buddhist council, बौद्ध संघ divided into two parts. बौद्ध संघ जो established हुआ था, बौद्ध संघ का नेचर क्या था? What were the nature of बौद्ध संघ? सर फॉलोअर्स रहते थे वहाँ पे बौद्ध संघ में। अरे मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? आई एम आस्किंग टू योर नेचर ऑफ द बौद्ध संघ। नेचर ऑफ बौद्ध संघ, बौद्ध संघ का नेचर था क्या? यदि क्वेश्चन इस टाइप से आप देखोगे, आर्ट एंड कल्चर टाइप में क्वेश्चन पूछे गए कि बौद्ध संघ का नेचर क्या था? बौद्ध संघ का नेचर क्या था? बौद्ध संघ एस्टैब्लिश्ड ऑन द डेमोक्रेटिक पैटर्न। अब बौद्ध संघ का कंपेयर आप आज के पार्लियामेंट से कर सकती हो। कैन द कंपेयर विद द पार्लियामेंट? हमारा आज पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट बेसिस ऑन द डेमोक्रेटिक पैटर्न। बौद्ध संघ आल्सो एस्टैब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक पैटर्न। वो दोनों का सेम नेचर से। मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं वो तो टॉपिक कंप्लीट हो गया इसलिए मुझे वो टॉपिक टच नहीं करना था, तो दोनों का मैं कंपेयर कर देता हूँ। ये बौद्ध संघ, ये आज का पार्लियामेंट। तो नेचर हुई था बौद्ध संघ का नेचर। ये क्या हुआ? तो इन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? डिवीजन हुआ। एक ग्रुप कहलाया स्थापित, एक कहलाया महासंघिक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिटक कंपाइल किया गया था। फोर्थ काउंसिल जो कनिष्का के टाइम में हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी, दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, हीनयान और महायान। उसमें क्या होता? बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेकेंड में क्या होता? बौद्ध संघ का डिवीजन हुआ। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? बुद्धिज्म का क्या हुआ? डिवीजन हुआ। दोनों अलग अलग है, एक बौद्ध संघ है, एक बुद्धिज्म है। तो बुद्धिज्म फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ? डिवाइड हो गया। ओके, डिवाइड हो गया। एक कला हीनयान एंड महायान। कनिष्का वाज द फॉलोअर ऑफ महायान बुद्ध। ठीक है, महायान थे। दोनों में डिफरेंसेस क्या, अंतर क्या था? क्वेश्चन भी पूछा। महायान क्या था? महायान ने महात्मा बुद्ध के इमेज को प्रमोट किया, इमेज को क्या। और हीनयान वाले ने क्या किया? महात्मा बुद्ध के आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। they said कि anyone can be Buddha। हाँ, तो ये डाउट क्लियर करें। डाउट है नहीं, डाउट यदि मन में हो सकता है, मतलब कोई गलती हो गया हो, कोई बहुत बड़ी बातें हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी मैटर नहीं, उसको आप ठीक कर ले। ठीक है ना? ओके सर। और एनी डाउट एनीबॉडी एल्स? किसी को भी? जसमीत, अर्जुन, किसी को भी? बहुत सारे तो क्विट करके चले गए। हितेश, एनी और एक और डाउट? कोई दिक्कत प्रॉब्लम भी तो है मेरे क्लास में? नो सर एक्चुअली आदित्य सर ने कई चीजें स्किप करा दी हैं, कई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो यही बात मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है ना टीच करने में। ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ। फ्लुएंसी मैं देखो ये पढ़ा रहा हूँ, फिर छोड़ के वो पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, अब सीधे मैं यहाँ पर आके मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में मेरा क्लास नहीं हो पा रहा है। और चलो वो कोई बात नहीं, जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है, रिमेनिंग टॉपिक नहीं मैं करवाऊंगा। उसके बाद चलो एक दिन बाद में किसी दिन मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में सारा कुछ एक दिन लेक्चर दे दूंगा ओरली। ठीक है, आप लोगों को भी डिस्कशन, कोई और डिस्कशन कर लेना मुझसे। आप लोग एक दिन एक डे जो है डिस्कशन क्लास में रख दूंगा सर से बोलकर। ठीक है सर, वन मोर क्वेश्चन। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो अच्छा, मेरे क्लास से कोई डाउट, कोई कंप्लेन, कोई बातें तो प्लीज टेल। नो सर। हाँ, नो सर, नो। समझ में आ रहा है? एनीबॉडी एल्स? किसी को? रेणुका, दिग्विजय, आदित्य, कोई भी हो बताइए। लीना, मानसी, सर आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक। सर ये किस डायनेस्टी का गठन किया था? कल देखो कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता था। मुस्लिम इन्वेशन कैसे हुआ और कैसे इंडिया में मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश्ड हुआ। जब पढ़ोगे वो क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर कट कर दूंगा। ओके सर। ओके बाय। ठीक है, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल। हम लोग लीव करूं? यस सर, थैंक यू सर।